Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net HRM classes। जैसा कि हमारा PYQ सीरीज चल रहा है और हम दिसंबर 2024 लेबर वेलफेयर HRM कोड 55 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है दिसंबर 2024 का। और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यहाँ पे वुड वर्ड्स टास्क टेक्नोलॉजी अप्रोच की बात हो रही है और नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं जॉन वुडवर्ड ने कहा क्या है। उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसी टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लीड्स टू टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सुपरविजन एंड कंट्रोल जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए टॉल स्ट्रक्चर बनता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं वो यूनिट टू मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। मास प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइज्ड वर्क होता है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क होता है जिसकी वजह से सुपरवाइजर जो है वो ज़्यादा लोग को हैंडल कर सकता है, ज़्यादा वर्कर्स को हैंडल कर सकता है। इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज करने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ घटाने पड़ेंगे, नहीं ये गलत है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं तो ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होगा, कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, ज़्यादा रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट ये सब ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बल्कि बढ़ाना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली उसको ज़्यादा सुपरविजन और कंट्रोल चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिग्री जिस जो बिलीव एम्प्लॉय बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसके वैल्यू और कंट्रीब्यूशन को उसके कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू कर रहा है, उसको परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट कहते हैं। मतलब वो जो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, चलो लेट्स स्टार्ट, हार्ड वर्क कर रहा है, उसको वैल्यू देना, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना, ऐसा एम्प्लॉय को लगता है, जितना एम्प्लॉय ऐसा बिलीव करेगा कि कितना कितना उसको वैल्यू मिल रहा है, कितने उसके वेलफेयर सपोर्ट की बात हो रही है, उसको कहते हैं परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब उसके कंपनी उसको अप्रिशिएट कर रही है, कंट्रीब्यूशन के, उसके कंट्रीब्यूशन को एप्रिसिएशन, कंट्रीब्यूशन एप्रिसिएशन, ठीक है। ये तो सिंपल है। मैंने यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे सारे सेक्शंस मेंशन कर दिए, ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें याद रखना है। बहुत बार ये एग्जाम्स में हेयर एंड देयर करके पूछे जा चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग AEDCB इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल दो पार्ट में डिवाइड होता है। लेबर मार्केट, लेबर मार्केट का क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल आपको स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है। और एम्पेरिकल जो है रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशंस, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे लेबर मार्केट की कैटेगरीज डिसाइड करना। तो इसमें ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, इंडस्ट्रियल लेबर मार्केट,
ये सारे आ जाते हैं। और इसके अंदर 1 सेकेंड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड आ जाते हैं। सो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक के बारे में, हैरोल्ड जे लास्की। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का तो सबको पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो डी का 4 कनेक्ट करेंगे। और हैरोल्ड लास्की आपका फिलॉसफी ऑफ लेबर। हॉक्सी जो है आपका यूएस से रिलेटेड है, हॉक्सी यूएस याद रखना है, ऐसे याद कर लो ना, हॉक्सी यूएस, तो ट्रेड यूनियन। टेनेबॉन, ये न्यू सोसाइटी, ये मशीनरी से रिलेटेड था, ये दिया था इन्होंने थ्योरी, सो न्यू सोसाइटी। मोस्टली यही बुक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात किसने दिया है? जॉन मेयर एंड नेटली एलन। एलन ने, उन्होंने अफेक्टिव दिया है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, नॉर्मेटिव है, कॉग्निटिव कमिटमेंट कुछ भी नहीं है सच। अफेक्टिव है मतलब इमोशनली अटैच होना, मतलब मुझे रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे, यहाँ पे वॉन्ट होगा कीवर्ड अफेक्टिव का। एंड कंटिन्यूस मतलब पैसे की वजह से मुझे यहाँ मजबूरी है, मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, मतलब आई नीड, यहाँ पे नीड। और नॉर्मेटिव मतलब मोरल ऑब्लिगेशंस की वजह से, मतलब आई आउट टू स्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेजेस इन डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होगा, एक बार डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स को समझेंगे, और लास्टली फॉर्मुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग वैलिडेट करेंगे प्रेडिक्शंस मेथोडोलॉजीज को। तो ACBDE इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट अप्रेजल कमिटी, ए अप्रेजल इसलिए 41A ऐसे याद कर सकते हैं इजीली। वर्कर पार्टिसिपेशन अच्छी चीज है, तो गुड वर्क 41G ऐसे याद कर लो। कंपलसरी डिस्क्लोजर, सब के अपने अपने निमोनिक्स होते हैं याद करने के, आप किसी और तरह से भी याद रख सकते हो, लेकिन ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर 41D, ठीक है। यहाँ डिस्क्लोजर, यहाँ अप्रेजल, और वर्कर पार्टिसिपेशन अच्छी चीज है इसलिए गुड वर्क, तो जी। यहाँ डी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कमिटी 41, 1 सेकेंड, 41D, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कमिटी जो है वो 41D है, एंड कंपलसरी डिस्क्लोजर जो है वो 41B है। इसको आप याद कर लो किसी और तरह से, जैसे DCD, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की कमेटी, या डी सेक्शन डी में आ गया, ठीक है। उस तरह से कुछ ऐसे अपना निमोनिक्स याद करके रखो, और उसको सेट कर लो ताकि वो इजीली याद कर सके एग्जाम टाइम पे। ले ऑफ, ये सेक्शन 2 के की बात हो रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। शॉर्टेज से है, सरप्लस वाला नहीं होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी होगा, नेचुरल कैलेमिटी होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स की वजह से होता है, ठीक है। ACDE इज द करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन में नहीं है ये, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। यहाँ पे who said this program designed to create workplace and definition जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का थॉमस बीटमैन एंड स्कॉट ए स्नेल ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आर ई वॉल्टन जो है उन्होंने ये दिया था डायमेंशंस, 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का। टीवी राव तो एचआरडी क्लाइमेट से रिलेटेड था, और विलेन हंगर आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका आंसर 39 सबसेक्शन डी होगा। ये भी क्वेश्चन ड्रॉप है क्योंकि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। 38 है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पे। 39 ई है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ। ए है आपका इक्वल जस्टिस, एंड फ्री लीगल एड। 41 ये राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, तो ये सारे हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेबर कोड आपका, लेबर कोड तो हमारा हो जाएगा स्केड्यूल 2 के अंदर, नोटिस ऑफ चेंज स्केड्यूल 4 के अंदर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस स्केड्यूल 1 के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्केड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, ये सेक्शन 9 ए के अंदर है। नोटिस ऑफ चेंज ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। ये अप्रेजल डिवाइस, इसमें खुद भी दे रहे हैं, कस्टमर, सप्लायर्स, बॉस, पेयर्स सब दे रहे हैं, इससे 360 डिग्री अप्रेजल हो जाएगा। पीयर इवेल्युएशन में सिर्फ कलीग देते हैं। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। रेट सेलेक्टिविटी परफॉर्मेंस अप्रेजल का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अक्टूबर 1987। ठीक है, ये आपका कब से ये मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ये कहा गया है कि इनिशियली जो है 1987 से पहले जो था आपको कोई इंश्योरेंस लेने की उसकी ज़रूरत नहीं होती थी कंपनी को, लेकिन अभी जो है सेक्शन 4 ए के अंदर कहा गया है कि कंपलसरी इंश्योरेंस लेना है एलआईसी ऑफ इंडिया से ग्रेच्युटी के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडिया रिचनेस थ्योरी से रिलेटेड है ये। रिचर्ड एंड रॉबर्ट। फ्रॉम लो टू हाई करना है, तो सबसे लीस्ट रीच जो होता है वो आपका सबसे कम जो रीच होता है वो लेटर्स का होता है। लेटर्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बाद आपका वॉइस मेल, फिर टेलीफोन, एंड लास्ट में आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। सो ACEBD इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की बात करें, शैल नॉट अफेक्ट। सेक्शन 5 है, ये रिक्रूटमेंट याद रखना इसमें। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में सेक्शन 5 रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और सेक्शन 3 आपका ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर हो जाएगा टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन। सेक्शन 6 एडवाइजरी कमिटी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज, सेक्शन 7। सिमुलेशन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, मतलब रियल लाइफ वर्क सिचुएशन को जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, रियल वर्क सिचुएशन को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग, इसमें लेक्चर्स नहीं होगा, केस स्टडी हो जाएगा, बिजनेस गेम्स हो जाएगा, रोल प्ले हो जाएगा। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नहीं होता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ये बिहेवियरल ट्रेनिंग होता है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए काम कराया जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम होता है, ये बिहेवियरल ट्रेनिंग होता है। सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम कराया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल फंड कहाँ कहाँ स्पेंड हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये सेक्शन 15 के अंदर ये बताया गया है। सो सैलरीज में होते हैं, 15A में ये बोला गया है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल फंड पे नहीं होता है कभी भी, इसके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग फंड बनता है, इसको सेक्शन 16 में कहा गया है, ठीक है। और डिस्प्यूट तुम्हारा 15B हो जाएगा, और कंपनसेशन जो है वो 15C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है डोमेस्टिक से, उसके बाद कंपनी एक्सपोर्ट करना शुरू होती है। एक बार एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है तो उसकी सब्सिडियरी खुलती है, जॉइंट वेंचर्स खुलते हैं। जब जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं तो कंपनी अपना डिसीजन अलग अलग कंट्रीज में लेने लगती है। हर जगह खुला रहता है, हर जगह अपना डिसीजन होता है, एमएनसीज हो जाते हैं, और लास्ट के ट्रांसनेशनल हो जाते हैं ऑपरेशन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। competing of for the future, फ्यूचर की बात, सीके प्रहलाद। सर्च ऑफ एक्सेलेंस आपका वाटरमैन। नेचर ऑफ मैनेजेरियल वर्क हेनरी मिन्सबर्ग। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंसॉफ की दी हुई है। That's all for the today's video. If you like my teaching style, if you are liking my video, please share it to all your serious UGC net aspirants, and subscribe my channel and motivate me to bring such more videos for you all. Thank you.